तो एक बार मैं चेक कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं हो तो। तो वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म ऑन चैट। ओके, थैंक यू कमल, थैंक यू अमन, थैंक यू। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मोटर इंश्योरेंस के बारे में। मोटर इंश्योरेंस के अंदर किस तरीके से हम अपनी पॉलिसीज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट सो दैट मोर पीपल कैन ज्वाइन। आज आई थिंक काफी कम लोग ज्वाइन किए हैं। आई डोंट नो व्हाई। ओके, सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मोटर इंश्योरेंस के बारे में कि मोटर इंश्योरेंस के अंदर हम किस तरीके से कस्टमर को पॉलिसीज के बेनिफिट्स के बारे में, प्लस जो भी हमारा कोटेशंस वगैरह निकालनी है, उन सब चीजों के बारे में कस्टमर को हम बता सकते हैं। सो आज का जो सेशन है, आप बड़े ध्यान से सीखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपको मैं बेसिक्स ऑफ मोटर इंश्योरेंस समझाने वाला हूँ कि मोटर इंश्योरेंस के अंदर बेसिक्स क्या रहते हैं, मतलब कि क्या फंडामेंटल रहता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर काम किया जा सके। सो फ्रेंड्स, आपको मैं बता देता हूं, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स सो दैट मोर पीपल कैन ज्वाइन। जल्दी से हम आप वेट कर लीजिएगा। सो सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपने पास पेपर पेन लेकर बैठिए, अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन होता है, सो दैट आप उसको नोटिंग कर पाए, लिख पाए अपने पास, और एंड ऑफ द सेशन हम एक एक करके चीजों को डिस्कस कर पाए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, पेपर पेन लेकर बैठिए। हम अगले 30 सेकेंड्स के अंदर सेशन को स्टार्ट करते हैं। यस, अमन कश्यप, मेरे को आपका दो दो बार ज्वाइन दिखा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों है। सर वो एक मेरी मम्मी अच्छा, ओके, हेलो, ठीक है, ठीक है, हेलो, नो मेरी इश्यूज, मदर भी है सर। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं मोटर इंश्योरेंस की ट्रेनिंग, और आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मोटर इंश्योरेंस के अंदर क्या हुआ। मेरा अकाउंट आईसीसी आईसीसी बैंक, उसका कौन सा नंबर से रजिस्टर करना? ऑफिस वाले नंबर से 9311, जो नंबर दिया था वही वाला 9311।
सॉरी, बेसिकली फ्रेंड्स मैं आपको बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ मोटर इंश्योरेंस। देखो, मोटर इंश्योरेंस के अंदर नॉर्मली हम किस किस की इंश्योरेंस कर सकते हैं, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर। तो ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं आज, जैसे कि हम टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, चाहे ट्रक का पॉलिसी है, चाहे किसी भी चीज का पॉलिसी है, मोटर इंश्योरेंस के अंदर हम सभी चीजों का इंश्योरेंस हम कर सकते हैं। ठीक है, सो हम आज बेसिक फंडामेंटल के बारे में जानेंगे कि फंडामेंटल्स के अंदर मतलब कि कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कोटेशन निकालते हुए। और कस्टमर अगर बोले कि आपको पॉलिसी सेंड करने के बाद, या आप कस्टमर आपको बोले कि भाई मेरे को पॉलिसी को रिन्यू कराना है, अपनी गाड़ी की पॉलिसी रिन्यू करानी है, तो हमें कौन कौन से डिटेल्स की, कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है, जिससे कि मैं सारी चीजों को देख पाऊं, राइट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर, जब हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में सबसे पहले होता है प्राइवेट व्हीकल। मतलब कि जो व्हीकल आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, जैसे कि मैं अपने पर्सनल यूज के लिए गाड़ी को परचेज कर रहा हूँ, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर को, तो वो हमारा प्राइवेट व्हीकल के अंदर आता है। ठीक है, सो अगर मैं कोई भी चीज, कोई भी गाड़ी अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहा हूँ तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेट व्हीकल। ठीक है, एक होता है हमारा कमर्शियल व्हीकल। कमर्शियल व्हीकल का मतलब है कि मैं कोई भी गाड़ी को या कोई भी व्हीकल को अगर परचेज कर रहा हूँ और उसका कमर्शियली यूज कर रहा हूँ, अपने बिजनेस में यूज कर रहा हूँ, या उसको किसी ना किसी तरीके से इनकम को जनरेट करने में यूज कर रहा हूँ, तो वो हमारा होता है कमर्शियल व्हीकल के अंदर, राइट। तो जैसे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पीसीवी। पीसीवी का मतलब होता है पैसेंजर कैरिंग व्हीकल। अब पैसेंजर कैरिंग व्हीकल का मतलब है, जैसे कि आपने देखा होगा थ्री व्हीलर्स होते हैं, ऑटोज, ठीक है। फोर व्हीलर के अंदर आप ओला उबर की गाड़ियां हो सकती है, या कोई प्राइवेट कंपनीज की, प्राइवेट टूर एंड ट्रेवल्स की गाड़ी हो सकती है। तो ऐसी गाड़ियां जिसके अंदर पैसेंजर को बैठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, ऐसे व्हीकल को हम कमर्शियल व्हीकल की कैटेगरी के अंदर डालते हैं, क्योंकि वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज होती है। तो हम इसको बोलते हैं पीसीवी, पैसेंजर कैरिंग व्हीकल। ठीक है, अब इसमें बसेस भी आ सकती हैं, इसके अंदर जो भी व्हीकल है वो सारे आ सकते हैं। ऐसे व्हीकल जिसके अंदर किसी भी पैसेंजर को, किसी भी व्यक्ति को एक जगह से बैठाकर दूसरी जगह ले जाया जा सके, वो सारे हमारे पीसीवी के अंदर आता है, पैसेंजर कैरिंग व्हीकल के अंदर आता है, राइट। इसके अलावा मैं बात करूंगा यहाँ पर, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा गुड्स कैरिंग व्हीकल का। अब गुड्स कैरिंग व्हीकल का मतलब ये है कि ऐसी गाड़ियां या ऐसे व्हीकल जिसके अंदर आप सामान को, किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा पिकअप वैन्स होता है, ट्रक्स होता है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे व्हीकल्स और भी होते हैं जिसके अंदर आप एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाने के लिए यूज करते हो। ऐसे व्हीकल्स को हम गुड्स कैरिंग व्हीकल की कैटेगरी, राइट। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे जैसे कि अदर कैटेगरी के अंदर ट्रैक्टर हो गया, एम्बुलेंस हो गया, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हो गया। जैसे कि आपने देखा होगा जीसीबी मशीन्स होती हैं, या बहुत बड़ी बड़ी इक्विपमेंट मशीन्स होती हैं। तो वो सारी जो व्हीकल्स हैं वो कैटेगरी अदर कैटेगरी के अंदर आता है। चाहे इसमें ट्रैक्टर है, एम्बुलेंस है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, तो वो भी हमारे बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता है, इसीलिए उसको हम कमर्शियल व्हीकल की कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, सो ये नॉर्मली दो तरीके की कैटेगरीज होती हैं, एक प्राइवेट व्हीकल की कैटेगरी होती है, एक कमर्शियल व्हीकल की कैटेगरी होती है। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि प्राइवेट व्हीकल के अंदर वो व्हीकल्स जो हम अपने यूज के लिए करते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए उनको यूज कर रहे हैं, और कमर्शियल व्हीकल के अंदर जहां हम अपने बिजनेस पर्पस के लिए अपने किसी भी गाड़ी को, बाइक को, या किसी भी चीज को हम यूज कर रहे हैं व्हीकल में, तो वो हमारा कमर्शियल व्हीकल के अंदर आता है, राइट। अब मान लीजिए कस्टमर आपके पास आया, कस्टमर से आपने बात किया, अब कस्टमर आपसे बोलता है कि भाई मेरे को गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है, उसका प्रीमियम बता दीजिए, ठीक है, या उसका कोटेशन बता दीजिए कि इस बार का हमारा पॉलिसी का प्रीमियम कितना रहने वाला है। ठीक है, तो आपको कौन कौन से डिटेल्स कस्टमर से लेनी होती है, अब ये आप जरूर ध्यान से रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये तीन चीजें हमें पूछनी ही होती है। अगर इसके अलावा मेरे को कोई भी डिटेल अगर मिलती है तो मैं शायद उसको पॉलिसी का कोटेशन ना दे पाऊं। मतलब कि अगर कोई कस्टमर है जो आपसे बोलता है मेरे को अपनी गाड़ी की पॉलिसी रिन्यू करानी है, तो सबसे पहले आपको कस्टमर से आरसी कॉपी अपने पास मंगानी होती है। चाहे आप मेल से मंगाओ, व्हाट्सएप से मंगाओ, कोई भी आपका कम्युनिकेशन मोड है आप उससे मंगा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको प्रीवियस पॉलिसी कॉपी, मतलब कि पुराने साल की जो पॉलिसी कॉपी है जो खत्म होने वाली है या खत्म हो चुकी है, मैं आपको दोबारा बोल देता हूँ, चाहे वो खत्म होने वाली है चाहे वो खत्म हो चुकी है। अब हो सकता है आज, अगर मैं बात करूं आज 23 तारीख है, ठीक है, तो हो सकता है किसी की आज रात को 12 बजे पॉलिसी खत्म हो जाए। ठीक है, तो ऐसी व्हीकल जो पॉलिसी खत्म होने वाली है या फिर किसी की पॉलिसी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, तो ऐसे व्हीकल को हमें, उसकी पॉलिसी को हमें लेना होता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रीवियस पॉलिसी कॉपी,
या फिर इसको हम बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर पॉलिसी, ठीक है। सो पीवाईपी भी बोलते हैं इसको। तो हमें कस्टमर से आरसी लेनी होती है, प्रीवियस ईयर पॉलिसी लेनी होती है, और साथ में हमें पता करना होता है, पूछना होता है क्लेम स्टेटस के बारे में, कि अगर किसी ने अपनी गाड़ी के ऊपर अगर कोई पॉलिसी के ऊपर क्लेम लिया है तो उसके बारे में हमें पूछना होता है कस्टमर से कि सर आपने करंट ईयर के अंदर पॉलिसी के अंदर आपने क्लेम लिया है या नहीं लिया है, ठीक है। सो ये तीन चीजों की डिटेल्स जो तीन रिक्वायरमेंट रहती है हमें कोटेशन निकालने के लिए, तो ये हमें हर एक कस्टमर से लेनी होती है, चाहे वो टू व्हीलर है, थ्री व्हीलर है, ट्रैक्टर है, कोई भी है, ठीक है। सो ये हमें चीजें चाहिए ही होती हैं। अब इसमें सिर्फ एक केस है, अब कोई पर्सन है जो आपको बोले कि भाई मेरी पॉलिसी 3 साल हुई थी, 3 साल के बीच में मैंने पॉलिसी नहीं कराया, कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे, है ना। टू व्हीलर के केस में हो सकता है, किसी और केस में हो सकता है, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जी मैंने 1 साल से पॉलिसी नहीं कराई, है ना। तो आपको क्या करना है, फिर आपको उससे पॉलिसी की कॉपी की जरूरत नहीं है, आपको उसको आरसी मंगानी है, और उसका क्लेम का स्टेटस भी आप सॉरी क्लेम तो लिया ही नहीं होगा, सिर्फ आरसी पॉलिसी आप आरसी मंगानी पड़ेगी, आरसी के बेस पे हम पॉलिसी बना देंगे, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं आरसी बेस्ड पॉलिसी। तो हम कल का जो ट्रेनिंग है पोर्टल ट्रेनिंग, उसके अंदर सीखेंगे कैसे हम पॉलिसी जनरेट करते हैं। सो यहाँ पर मैंने आपको बताया क्या क्या डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से डिटेल्स की यहाँ पर आपको जरूरत पड़ती है। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, अगर मान लीजिए आपके पास आरसी आ जाती है तो आरसी के अंदर कौन कौन सी डिटेल्स हमें देखनी होती है कोटेशन निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमें आरसी में चेक करना होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब कि जिसे हम बोल सकते हैं गाड़ी का नंबर। तो गाड़ी का नंबर हमें चेक करना होता है, अपने पोर्टल पे डाल के हम कोटेशन निकालेंगे। इसके अलावा हमें चेक करना होता है रजिस्ट्रेशन ईयर, कि उसने अपनी गाड़ी कौन से ईयर में परचेज करी है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि 2017 में गाड़ी कंपनी ने बना के तैयार कर दी हो, बट जनवरी 2018 में या फरवरी 2018 में वो सेल हुई हो, बिकी हो, ठीक है। सो हमें क्या देखना है कि कस्टमर ने गाड़ी कब खरीदी है, मैन्युफैक्चरिंग कब हुई है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन ईयर हमें डालना होता है हमारे पोर्टल के ऊपर। इसके बाद आपको देखना है मेक, मतलब कि मेक का मतलब है कि उसको कौन सी कंपनी ने गाड़ी को बनाया है, मैन्युफैक्चर की है, ठीक है। अब जैसे आपने देखा वो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, जैसे मारुति है, होंडा है, होंडई है, ठीक है। इसके अलावा बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज है। तो जो भी गाड़ी का मेक है, मतलब किस कंपनी ने उसको बनाया है, वो हमें डिटेल चाहिए होती है। इसके अलावा मॉडल चाहिए होता है, जैसे कि डिजायर है, स्विफ्ट है, वैगनार है, ठीक है। बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, इसी तरीके से हमें वो आपको आरसी से देखना होता है। इसके अलावा हमें वेरिएंट देखने होते हैं। अब वेरिएंट का मतलब है, जैसे आपने सुना होगा कई बार वो बेस मॉडल है, टॉप मॉडल है, ठीक है। तो उसके वेरिएंट्स होते हैं, VXI, LXI, DXI, ठीक है, VDI। तो वो जो मॉडल्स हैं वो हमें आरसी से मिल जाते हैं, आरसी के हिसाब से ही हम वो पॉलिसी के अंदर डाल के आगे प्रोसेस करते हैं, राइट। इसके अलावा हमें देखना होता है फ्यूल टाइप। अब जैसे आपकी गाड़ी पेट्रोल की है, डीजल की है, सीएनजी की है, तो जो भी आपका फ्यूल टाइप है वो हमें देखना होता है, कोटेशन निकालते समय उसकी हमें डिटेल डालनी होती है, ठीक है। इसके अलावा हम डालेंगे रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, मतलब कि आरटीओ जिसको हम बोलते हैं। तो आपका आरटीओ क्या है वो हमें देखना होता है, बट वो हमें कैसे पता चलेगा, अगर आप गाड़ी के स्टार्टिंग के 4 डिजिट्स, जैसे कि यहाँ पर लिखा है DL01, ठीक है। सो आपको यहाँ पर DL01 से पता लग जाएगा कि भाई दिल्ली की गाड़ी है, ठीक है। अगर मैं यूपी की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो यूपी से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर मैं गोवा की बात करूं तो GA से स्टार्ट होता है, अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो JK से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आपको देखना होता है कि भाई आपकी गाड़ी का आरटीओ क्या है। तो आरटीओ आपको स्टार्टिंग के 4 डिजिट आपको पोर्टल के ऊपर डालने होते हैं, DL01 जैसे ही है। तो इसी तरीके से आपको ये यहाँ पर देखना होता है, राइट। तो यहाँ पर हमने आरसी से बहुत सारी डिटेल्स थी वो यहाँ पर चेक कर ली हैं, और इसके अलावा हम बात करेंगे अब नेक्स्ट चीजों की। जैसे कि मान लीजिए अब आपको अब मान लीजिए आपको यहाँ पर पॉलिसी आपने कस्टमर से लिया, प्रीवियस ईयर पॉलिसी से हम बोलते हैं। तो प्रीवियस ईयर पॉलिसी के अंदर हमें कस्टमर से कौन कौन सी डिटेल्स चेक करनी होती है। अब मेरे पास पॉलिसी कॉपी आ गई, तो मैं जब कोटेशन निकालूंगा कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चेक करना होता है कि भाई पॉलिसी जो है वो पैकेज पॉलिसी है, थर्ड पार्टी पॉलिसी है, बंडल पॉलिसी है, ठीक है। नॉर्मली 3 तरीके की पॉलिसी जो टाइप है वो होते हैं, पैकेज पॉलिसी, थर्ड पार्टी, बंडल पॉलिसी, ठीक है। सो पहले ये 2 तरीके का होता था, बंडल पॉलिसी अभी 2019 के बाद ही रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो पहले पैकेज और थर्ड पार्टी होता था, ठीक है। अब इसके अलावा हम देखेंगे पॉलिसी के अंदर इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, मतलब कि इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू का मतलब है कि आज की डेट में गाड़ी की कितनी वैल्यू लगाई जाए, अगर वो चोरी हो जाए, आग लग जाए, तो कस्टमर को कितना पैसा मिलने वाला है, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, या शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हो
IDV, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमें चेक करना होता है कि कस्टमर ने क्लेम लिया है नहीं लिया, क्लेम स्टेटस देखना होता है। और साथ में अगर उसने क्लेम नहीं लिया, ठीक है, यहाँ और लिखा हुआ है एनसीबी एज पर करंट पॉलिसी, मतलब कि हमें चेक करना होता है कि उसकी एनसीबी करंट पॉलिसी के अंदर क्या है। अगर एनसीबी का मतलब है नो क्लेम बोनस, ठीक है, तो हम अभी धीरे धीरे एक एक करके सीखेंगे ये स्टेप्स क्या क्या होते हैं। इसके अलावा हमें देखना होता है कौन कौन से एड ऑन कस्टमर ने अपनी पॉलिसी के अंदर ले रखे हैं, कौन कौन से एक्स्ट्रा बेनिफिट कस्टमर ने अपनी पॉलिसी के अंदर लिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हम चेक करेंगे पॉलिसी का एक्सपायरी डेट, कि पॉलिसी एक्सपायर कब हो रही है। सबसे मेन चीज है कि आपको पहले तो यही देखना है कि पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है या हो रही है, ठीक है। सो सबसे पहली चीज हमें यही देखनी होती है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है पॉलिसी का कोटेशन निकालते समय, ठीक है। सो पहले हमने आरसी के बारे में सीखा, अब हम पॉलिसी के बारे में सीख रहे हैं। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, पैकेज थर्ड पार्टी बंडल पॉलिसी होती क्या, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो थर्ड पार्टी पॉलिसी है, बंडल पॉलिसी है या पैकेज पॉलिसी है, ये क्या होती है। देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको सबसे नीचे मेंशन किया हुआ है मैंने ओडी। ओडी का मतलब है ऑन डैमेज, ठीक है। ये ओडी वो नहीं है, गाड़ी का मॉडल नहीं है, ठीक है। ओडी का मतलब होता है ऑन डैमेज, हम इसको बोलते हैं। एंड टीपी का मतलब होता है थर्ड पार्टी। पहले इसको समझ लेते हैं ओडी एंड थर्ड पार्टी क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है। देखो ऑन डैमेज का मतलब है कि मेरी खुद की गाड़ी का नुकसान। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, मान लीजिए मेरी गाड़ी है और अगर मेरी गाड़ी में कोई भी लॉस हो जाता है, कोई भी नुकसान हो जाता है, तो उससे रिलेटेड जो भी क्लेम होगा उसको हम बोलते हैं ऑन डैमेज, ठीक है। एक होता है थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी का मतलब होता है मैं रोड पर गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, रोड पर गाड़ी चलाते हुए अगर मेरी गाड़ी का कोई मिस एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और उससे किसी थर्ड पर्सन को चोट लग जाती है या किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है। सो मेरी गाड़ी से होने वाला नुकसान जो है उसको हम थर्ड पार्टी बोलते हैं। और अगर मेरी गाड़ी के अंदर कुछ लॉस हो जाता है तो उसको हम ऑन डैमेज बोलते हैं, ठीक है। अब मैं रोड पर गाड़ी चला रहा हूँ, एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट होने के बाद अगर मान लो मेरी गाड़ी का जो लॉस है उसको मैं कवर करा सकता हूं, तो वो ऑन डैमेज के अंदर आता है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1 साल का ऑन डैमेज और 1 साल का थर्ड पार्टी, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो इसको हम बोलते हैं पैकेज पॉलिसी, कि भाई मेरी गाड़ी का लॉस भी मिल जाए और अगर मेरी गाड़ी से किसी थर्ड पर्सन को नुकसान हो जाए उसका भी लॉस मेरे को यहाँ पर कवर हो जाए, ठीक है। सो इसको हम पैकेज पॉलिसी बोल सकते हैं, फर्स्ट पार्टी पॉलिसी बोल सकते हैं, और हम इसको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बोल सकते हैं, ठीक है। सो तीनों नाम एक ही है। अगर कोई कस्टमर आपको फर्स्ट पार्टी बोल रहा है इसका मतलब भी यही है, कॉम्प्रिहेंसिव बोल रहा है इसका मतलब भी यही है, पैकेज बोल रहा है तो इसका मतलब भी यही है, ठीक है। सो मैंने आपको समझाया कि ऑन डैमेज का मतलब है मेरी गाड़ी का लॉस, और थर्ड पार्टी का मतलब है मेरी गाड़ी से किसी थर्ड पर्सन का लॉस हो जाता है, तो वो दोनों चीजें कवर होती हैं, तो हम इसको पैकेज पॉलिसी या फर्स्ट पार्टी या कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी के अंदर सिर्फ थर्ड पार्टी, कि भाई मेरी गाड़ी का लॉस नहीं मिलेगा, बट अगर मैं रोड पर गाड़ी चला रहा हूँ और मेरी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उसका जो लॉस है वो हम यहाँ पर कंपनी से ले सकते हैं। वो आपको नहीं मिलेगा, सामने वाले पर्सन को मिलेगा, क्योंकि आपसी आपकी गाड़ी से किसी थर्ड पर्सन को नुकसान हो गया, ठीक है। सो इंडिया के अंदर जो लोग ये समझते हैं कि यार पुलिस वालों से बचने के लिए पॉलिसी चाहिए, तो इसका मतलब ये होता है कि थर्ड पार्टी पॉलिसी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंगली इंडिया के अंदर थर्ड पार्टी पॉलिसी होना मैंडेटरी है, कि भाई आपने अगर किसी पर्सन की एक्सीडेंट कर दिया, हो सकता है अनजाने में, हो सकता है मतलब गलती से या उसके बिना, ठीक है। सो दोनों ही केस में आपको यहाँ पर थर्ड पार्टी का क्लेम मिल जाता है, ठीक है। बट वो आपको नहीं मिलेगा, सामने वाले पर्सन को मिलेगा जिसका नुकसान हुआ है, ठीक है। सो थर्ड पार्टी का मतलब सिंपल है कि आप सिर्फ अपनी गाड़ी का लॉस नहीं लेना चाहते, अपनी गाड़ी से किसी अननोन पर्सन को नुकसान हो जाए तो उसका लॉस लेना चाहते हो, ठीक है। अब लोग इसको इसलिए भी कराते हैं यार पुलिस वालों से बचना है, तो इसीलिए थर्ड पार्टी पॉलिसी गवर्नमेंट ने मैंडेटरी की हुआ है कि भाई आपकी गाड़ी से किसी थर्ड पर्सन को लॉस हो जाए वो कवर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर बंडल पॉलिसी का। बंडल पॉलिसी का मतलब होता है, अब मैंने आपको समझाया था 1 साल का ऑन डैमेज और 1 साल का ओडी, यहाँ पर मैंने आपको समझाया था। बट यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ अभी गवर्नमेंट ने रूल क्या निकाला कि यार लोग पहले साल तो पॉलिसी ले लेते हैं जब शोरूम से खरीदते हैं, ठीक है। अगले साल कुछ लोग हैं जो नहीं कराते पॉलिसीज वगैरह, तो गवर्नमेंट ने रूल क्या निकाला कि भाई जो गवर्नमेंट फीस है, थर्ड पार्टी के जो रेट्स हैं, तो वो गवर्नमेंट पहले ही एडवांस में आपसे ले ले, ठीक है। सो अब अगर आप कोई भी नई गाड़ी परचेज करने जाओगे
तो उस केस में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि 1 साल का ऑन डैमेज आपका कवर है और 3 साल का थर्ड पार्टी आपको मिल रहा है। मतलब कि अब आप कहीं भी किसी भी शोरूम में जाइए, अगर आप 4 व्हीलर गाड़ी परचेज करते हो, ठीक है, तो 4 व्हीलर के केस में आपको 1 साल का ऑन डैमेज लेना पड़ेगा प्लस 3 साल का थर्ड पार्टी मैंडेटरी है, वो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट का जो फीस है थर्ड पार्टी, वो आपको थर्ड पार्टी 3 साल का पे करना पड़ेगा एडवांस में, जिससे कि गवर्नमेंट को या आपको ये ना रहे कि भाई आपने अगर किसी को नुकसान पहुंचाया तो उसका लॉस उसको ना मिले, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को 3-3 साल का प्रीमियम आपको एडवांस देना पड़ता है आज की डेट में, तो इसको हम नॉर्मली बोलते हैं बंडल पॉलिसी, ठीक है। बंडल पॉलिसी का मतलब हो गया 1+3 हम बोल सकते हैं, 1 ईयर ओडी और 3 ईयर टीपी, या फिर अगर आप मान लीजिए 3 साल का ऑन डैमेज भी लेना चाहते हो तो हम 3 साल का ऑन डैमेज भी ले सकते हैं, इसमें दोनों ही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सो इसको हम बोल सकते हैं 1+3 पॉलिसी या फिर 3+3 पॉलिसी, 1 साल का ऑन डैमेज, 3 साल का थर्ड पार्टी, या फिर 3 साल का ऑन डैमेज और 3 साल का ही थर्ड पार्टी। तो हमें ये ध्यान रखना होता है बंडल पॉलिसी के अंदर कि हमें जब भी हम नई गाड़ी परचेज कर रहे हैं आज की डेट में हमें 1+3 या फिर 3+3 लेना होता है, ठीक है। अगर मैं 2 व्हीलर परचेज कर रहा हूँ, ठीक है, चाहे वो एक्टिवा है, स्कूटी है, कोई भी या बाइक है, तो ऐसे केस में हमें 5 साल का थर्ड पार्टी मैंडेटरी है। मतलब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आपको 5 साल का प्रीमियम हमें इकट्ठा पे करना पड़ेगा थर्ड पार्टी का, ठीक है। सो अगर मान लो आप अपनी गाड़ी का लॉस लेना चाहते हो तो आपकी जरूरत आपके ऊपर है कि आप 1 साल का लेना चाहते हो या 5 साल का लेना चाहते हो, और 5 साल का थर्ड पार्टी तो आपको मैंडेटरी लेना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं 1+5 या फिर 5+5, मतलब कि 1 साल का ऑन डैमेज, 5 साल का थर्ड पार्टी, या फिर 5 साल का ऑन डैमेज, 5 साल का थर्ड पार्टी। तो हमारे को क्या देखना है कि यार पॉलिसी टाइप के अंदर 3 तरह की पॉलिसी टाइप होता है, जिसे हम पैकेज पॉलिसी बोल रहे हैं, थर्ड पार्टी पॉलिसी बोल रहे हैं, बंडल पॉलिसी बोल रहे हैं। अब आपको सबसे पहले जब हम कोटेशन देखते हैं तो आपको क्या देखना है सबसे पहले कि यार कस्टमर जब भी पॉलिसी आपको सेंड कर रहा है, शेयर कर रहा है, तो हमारी पॉलिसी टाइप क्या है, बंडल पॉलिसी है, थर्ड पार्टी है, पैकेज पॉलिसी है, प्लस कौन सी डेट को एक्सपायर हो रही है, ठीक है। सो ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जिससे कि आप उसको अच्छे से प्रॉपर्ली गाइड कर पाओ, उसको प्रीमियम के बारे में समझा पाओ, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सेकंड पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताया था पॉलिसी के अंदर हमें क्या चेक करना है, इसको हम बोलते हैं इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू। अब इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू क्या होती है, इसको मैं यहाँ पर टेबल के थ्रू आपको समझाता हूँ। इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू को हम बोलते हैं आईडीवी, शॉर्ट फॉर्म में। आईडीवी कैलकुलेशन कैसे होती है, तो आईडीवी कैलकुलेशन का मतलब पर्पस क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। अब मान लीजिए आपने कोई गाड़ी परचेज करी 2018 में, ठीक है, ये जस्ट समझाने के लिए एक इलस्ट्रेशन मैंने दिया आपको। आपने कोई नई गाड़ी परचेज करी है जिसका एक्स शोरूम प्राइस 2018 में 10 लाख रुपए का है, ठीक है। तो जब भी हम शोरूम से कोई नई गाड़ी परचेज करते हैं तो उस टाइम पे हमारी गाड़ी के ऊपर 5% का डेप्रिसिएशन लग जाता है। मतलब कि अगर मैं नई गाड़ी परचेज कर रहा हूं तो मेरा इंश्योरेंस कितने का होगा, 9,50,000 रुपए का। अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए 10 लाख ले रहा हूँ, हो सकता है गाड़ी की वैल्यू 650 हो सकता है गाड़ी की वैल्यू 625 हो। तो जो भी गाड़ी की वैल्यू होती है वो हमें यहाँ पर 5% लेस करके नई गाड़ी के ऊपर आईडीवी दे देनी होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 10 लाख की गाड़ी परचेज करी एक्स शोरूम प्राइस के अकॉर्डिंगली, तो मेरे को 5% का डेप्रिसिएशन लगेगा। इसको हम बोलते हैं इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू। अगर मैं इंश्योरेंस कराऊंगा पहली बार, जो गाड़ी शोरूम से निकल रही है, तो उसके अंदर मेरी गाड़ी की वैल्यू होगी आईडीवी 9,50,000 की, ठीक है। अब मान लीजिए ये 9,50,000 की गाड़ी की वैल्यू अगले साल जब मैं पॉलिसी कराने जाऊंगा तो मेरे को 10% का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। मतलब कि मेरी गाड़ी की वैल्यू 10% से घट जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। सो अगली बार जब मैं इंश्योरेंस कराऊंगा तो मेरी गाड़ी की वैल्यू होगी 8,55,000 का, ठीक है। अब इसी तरीके से थर्ड ईयर पे जब मैं पॉलिसी कराऊंगा तो फिर दोबारा से मेरी गाड़ी 10% डेप्रिशिएट हो जाएगी, तो 85,500 मेरी गाड़ी की वैल्यू कम हो जाएगी और मेरी गाड़ी की वैल्यू हो जाएगी 7,69,500। तो तीसरे साल मेरी गाड़ी की वैल्यू लगभग 7,70,000 की हो जाएगी, और उसका इंश्योरेंस मैंने कराया। तो कल को अगर मेरी गाड़ी में आग लग जाए, चोरी हो जाए या पूरी गाड़ी फुल डैमेज हो जाए तो मेरे को इससे ज्यादा पैसा कंपनी से नहीं मिलेगा। इसको हम बोलते हैं इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू। मतलब मैं इतनी वैल्यू को डिक्लेयर कर रहा हूं कि भाई मेरी गाड़ी की वैल्यू आज की डेट में इतनी है, आईडीवी बोलते हैं इसको, ठीक है। सो इसी तरीके से फोर्थ ईयर में 10% डेप्रिसिएट होगा, फिर 692 बच जाएगा,
फिर 10% डेप्रिशिएट होगा, ये 623 होगा। मतलब कि जब मैं पहली बार शोरूम से गाड़ी परचेज कर रहा हूं तो 5% का डेप्रिसिएशन लग रहा है। उसके बाद जब भी मैं गाड़ी को रिन्यू कराऊंगा, दोबारा पॉलिसी बनवाऊंगा, तो हर साल 10% डेप्रिशिएट होता रहेगा। ठीक है, हर साल में, हर साल की गाड़ी, हर साल की वैल्यू में 10% मेरा यहाँ पर गाड़ी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। इसी तरीके से आप ये देखोगे धीरे 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 15 साल तक, तो गवर्नमेंट ने भी आज की डेट में वो कर दिया कि 15 साल से ज्यादा आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो इसीलिए आप ये देखोगे कि एक टाइम होगा जो 10 लाख की वैल्यू है, एक टाइम पे हो सकता है गाड़ी की वैल्यू 1 लाख रह जाए, 50,000 80,000 रह जाए, उसके बाद कस्टमर की गाड़ी वैसे ही डैमेज हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, सो ये नॉर्मल है आईडीवी कैलकुलेशन। इसी तरीके से इंडस्ट्री के अंदर आईडीवी की कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, अब कुछ लोगों का क्वेश्चन शायद यहाँ पर ये भी होता है कि सर जो हम अकाउंट्स बनाते हैं या फिर कोई भी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंगली कार की जो डेप्रिसिएशन होता है वो 15% होता है। ठीक है, बट मैं बोलूंगा वो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में आपका परसेंटेज अलग हो सकता है, बट आपको मोटर इंश्योरेंस के रूल को फॉलो करते हुए आपको ये रूल फॉलो करना होता है कि पहले साल आईडीवी में आपको 5% का डेप्रिसिएशन लग रहा है और नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आपको 10% का डेप्रिसिएशन आईडीवी के अंदर लगता है। ठीक है, यहाँ पर गाड़ी के वैल्यू से मतलब है, आईडीवी से मतलब है, इसीलिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन का जो रूल है वो अलग अप्लाई होता है। ठीक है, सो आई होप आपको आईडीवी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट कवर कर लिए कि पॉलिसी के अंदर हमें क्या क्या चीजों को कवर करना है। तो पहले पैकेज पॉलिसी, थर्ड पार्टी बंडल पॉलिसी क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आईडीवी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, 10% लेस करनी होती है रिन्यूअल के टाइम पे। तो आपके पास 90% केस ऐसे आएंगे जो गाड़ी रिन्यूअल के लिए आएगी। बहुत सारे, बहुत कम लोग केसेस ऐसे होंगे जो शोरूम से नई गाड़ी परचेज करेगा, तो उसके अंदर केसेस आपके पास बहुत कम आएंगे। मतलब अगर मैं शायद 10% ज्यादा ले रहा हूँ, अगर 100 केस की बात करूं तो 100 में से हो सकता है सिर्फ 3-4 केस या 2 केस हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ज्यादातर केसेस में 10% की ही वैल्यू कम करनी होती है आईडीवी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे क्लेम स्टेटस या एनसीबी। तो एनसीबी की कैलकुलेशन हम सीखेंगे कि एनसीबी क्या होता है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो एनसीबी का मतलब होता है नो क्लेम बोनस कैलकुलेशन, यहाँ पर मैंने दी हुई है। नो क्लेम बोनस का मतलब है नो क्लेम बोनस। अगर मैं क्लेम नहीं ले रहा हूं तो मेरे को एक बोनस मिलेगा कंपनी की तरफ से। अब उसको क्या बोनस मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है सिनेरियो 1। सिनेरियो 1 के अंदर अगर मान लीजिए मैं आज एक नई गाड़ी परचेज करता हूँ, ठीक है, सो मेरे को डिस्काउंट एनसीबी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एनसीबी का मतलब है मैंने क्लेम नहीं लिया तो मेरे को बोनस मिल रहा है। अब जब मैं शोरूम से नई गाड़ी परचेज करना चाह रहा हूँ तो उससे पहले तो ऑब्वियस ही बात है ना, मैंने क्लेम नहीं लिया, तो नई गाड़ी के ऊपर आपका एनसीबी हमेशा 0 रहता है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूंगा अगर मैंने नई गाड़ी लेने के बाद 1 साल तक गाड़ी चलाई और क्लेम नहीं लिया, मैंने आज गाड़ी ली और अगले साल तक गाड़ी चलाई और क्लेम नहीं लिया, तो मेरा जो एनसीबी डिस्काउंट होगा, एनसीबी बेनिफिट होगा, वो 20% रहेगा, मतलब कि 20% का फायदा मिल जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, सो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर मान लीजिए मैं शोरूम से नई गाड़ी परचेस कर रहा हूँ तो एनसीबी 0 रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं 1 साल गाड़ी चला लेता हूँ, जैसे आज मैंने गाड़ी परचेस करी और अगले साल तक कोई भी क्लेम नहीं लिया, तो उस केस में मेरा जो अगले साल का डिस्काउंट होगा तो वो होगा 20%। एग्जाम्पल मैं आपको दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। अब मान लीजिए मैंने पहले साल का जो प्रीमियम था 10,000 दिया, ठीक है, बट अगले साल जब मैं प्रीमियम दूंगा तो मेरे को 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरे को जो बेसिक प्रीमियम है उस पे 8,000 रुपए, सॉरी 2,000 का डिस्काउंट मिलेगा। अब मेरे को 8,000 रुपए पे करने होंगे। ठीक है, सो इसी तरीके से जब मैं मान लीजिए फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर तक, अब मैंने 1 साल चलाई, फिर दूसरे साल भी गाड़ी चलाऊंगा और मैंने क्लेम नहीं लिया, नो क्लेम सेकेंड ईयर, तो नो क्लेम के केस में मेरे को यहाँ पर 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब कि अगर मेरा 10,000 का प्रीमियम जा रहा था तो अब मेरा प्रीमियम कितना जाएगा, 7,500, 2,500 का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं तीसरे साल भी क्लेम नहीं लेता तो 35% डिस्काउंट होगा, चौथे साल क्लेम नहीं लेता तो 45% डिस्काउंट होगा और 5वें साल क्लेम नहीं लेता तो 50% डिस्काउंट होगा।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कंटिन्यूअस क्लेम नहीं ले रहा हूं कंपनी से, तो कंपनी मेरे को एक एडिशनल डिस्काउंट दे रही है, एक बेनिफिट दे रही है। तो ये जो है, यहाँ पर मैंने स्टार लगा के भी लिखा है, मैक्सिमम एनसीबी डिस्काउंट विल बी 50%। अब मैक्सिमम जो डिस्काउंट होता है एनसीबी का, नो क्लेम बोनस का, वो 50% रहता है अगर 5वें साल से 6ठे साल के बीच में मैं क्लेम ले रहा हूं या नहीं ले रहा। तो दोनों ही केस में, सॉरी, मैं क्लेम ले रहा, मतलब क्लेम नहीं ले रहा हूं, तो उसी केस के अंदर मेरा यहाँ पर 50% होगा। ये मैंने गलत बोल दिया थोड़ा सा, मैं ले रहा हूं या नहीं ले रहा, ऐसा नहीं है। क्लेम नहीं ले रहा तो ही मेरे को 50% मिलेगा। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। और जो हमारा ये स्लैब है, स्लैब मतलब कि 0 से 20, 20 से 25, 35, 45, 50, तो ये जो रूल है ये सभी कंपनीज के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा। नई गाड़ी में 0%, फिर 20%, 25%, 35%, 45% एंड मैक्सिमम 50%, ठीक है। सो अब हमारा एनसीबी इसी के अकॉर्डिंगली इंक्रीज होता चला जाता है, हमारा जो डिस्काउंट है इसी परसेंटेज से इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। अब सिनेरियो 2 के अंदर, अब मान के चलते हैं मैंने जब गाड़ी परचेज करी 0 था, पहले साल जब क्लेम नहीं लिया 20 था, सेकंड ईयर क्लेम नहीं लिया 25 था, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर भी क्लेम नहीं लिया तो 35 था, बट मैंने थर्ड ईयर पे क्लेम ले लिया। अब थर्ड ईयर पे क्लेम लिया तो मेरे फोर्थ ईयर पे जो मेरा नो क्लेम बोनस होगा, जो मेरा एनसीबी होगा, वो कितना होगा? 0। मतलब कि अगर मैं क्लेम ले लेता हूं तो क्लेम लेने पर मेरे को एनसीबी कितना मिलेगा? 0। स्टार्टिंग से मेरे को शुरू करना पड़ेगा। अगर मैं क्लेम नहीं ले रहा, तो क्लेम नहीं ले रहा तो मेरा कैसे इंक्रीज होगा? 0, 20, 25, 35, 45, 50। तो ये जो स्लैब है, ये स्लैब आपको फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब कि कस्टमर की अगर क्लेम नहीं आ रहा तो अगले 5 साल में उसका एनसीबी डिस्काउंट 50% पहुंच जाता है, ठीक है। सो जब भी क्लेम लेगा 0 होगा, क्लेम नहीं लेगा तो उसका परसेंटेज के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, 0 से 20, 20 से 25, 35, 45, 50, ठीक है। सो इस चीज का ध्यान रखना है, क्लेम नहीं लेना तो क्या करना है, क्लेम लेगा तो क्या करना है, ये जस्ट समझा रहा हूँ। बाकी आपको इसमें कैलकुलेशन पे नहीं जाना, हमारे पोर्टल के ऊपर सारा कुछ आपको सिस्टमेटिक मिल जाता है। कस्टमर ने क्लेम लिया होगा तो सिस्टम ऑटोमेटिक 0 कर देगा। अगर पुरानी पॉलिसी में 20 है तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली 25 कमीशन, सॉरी, उसको यहाँ पर एनसीबी डिस्काउंट दे देगा। तो वो सब चीजें ऑटोमेटिक है, बट आपको समझना जरूरी है कि एनसीबी क्या होता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पॉइंट एनसीबी वाला भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर एड ऑन कवर्स की। अब यहाँ पर हमने पैकेज पॉलिसी, थर्ड पार्टी बंडल पॉलिसी के बारे में जाना, आईडीवी के बारे में जाना, एनसीबी के बारे में जाना, ठीक है। अब हम जानेंगे एड ऑन कवर्स की। अभी एड ऑन कवर्स क्या होता है? अब एड ऑन कवर का मतलब है एक्स्ट्रा बेनिफिट जो कि हमारी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर एक्स्ट्रा लिए जाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला इसके अंदर जो मेन एड ऑन कवर होता है, इसको हम बोलते हैं जीरो डेप्रिसिएशन, ठीक है, या जीरो डेप बोल सकते हैं। सो जीरो डेप का मतलब क्या होता है? इसको हम बोलते हैं दूसरे लैंग्वेज में अगर हम बात करें, बम्पर टू बम्पर कवर, ठीक है। अब जीरो डेप्रिसिएशन क्या होता है? मान लीजिए आज मैंने कोई गाड़ी की इंश्योरेंस कराई, और गाड़ी की इंश्योरेंस कराने के बाद मैंने जीरो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ले लिया, ठीक है, जीरो डेप्रिसिएशन का एड ऑन ले लिया। तो इसमें क्या होगा? अगर मेरी गाड़ी का कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है, मतलब मान लीजिए मेरी गाड़ी का जो है गेट जो है, उसका जो दरवाजा है वो टूट जाता है, ठीक है। सो कंपनी के पास जाऊंगा, और जो मेरा, क्योंकि बॉडी का पार्ट है, उस गाड़ी का पार्ट है, तो गाड़ी के जो पार्ट में मेरा कोई भी डैमेज होगा, जीरो डेप्रिसिएशन लिया है तो मेरे को 100% पैसा मिलेगा, पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं जीरो डेप्रिसिएशन नहीं लेता तो क्या होगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं जीरो डेप्रिसिएशन नहीं लेता तो उस केस में नॉर्मली 50-50 मिलता है। मतलब कि अगर मेरी गाड़ी का दरवाजा टूट गया और उसके अंदर मान लेते हैं 20,000 का खर्चा आ रहा है, तो 10,000 रुपए क्लाइंट देगा, 10,000 रुपए कंपनी पे करेगी, ठीक है। ये कब हो रहा है? अगर मैंने जीरो डेप्रिसिएशन नहीं लिया। अगर मैंने जीरो डेप्रिसिएशन लिया होगा तो उस केस में क्या होगा? मेरे को 100%, मतलब कि दरवाजे में 20,000 का खर्चा है तो मैं 20,000 का पैसा मुझे पूरा का पूरा कंपनी से मिल जाएगा, ठीक है। सो जीरो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है बम्पर टू बम्पर, मेरे आगे के बम्पर से लेके पीछे के बम्पर तक जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, वो सारा का सारा क्लेम कंपनी मेरे को जीरो डेप में कवर कर देती है। यहाँ पर मैं बार बार आपको एक चीज का ध्यान दे रहा हूँ कि पार्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कि पार्ट्स के पैसे मिलेंगे आपको और अदर चीजों के पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। वो आगे धीरे धीरे मैं समझाऊंगा यहाँ पर क्या होता है। नेक्स्ट होता है हमारा रोड साइड असिस्टेंस।
रोड साइड असिस्टेंस का मतलब होता है, अब मान लीजिए मैंने आरएसए ले लिया, इसको हम बोलते हैं आरएसए, रोड साइड असिस्टेंस, ठीक है। अब मैंने आरएसए का बेनिफिट लिया, अब आरएसए का बेनिफिट लेने के बाद मैं किसी हाईवे पे जा रहा हूँ, ठीक है, वहां पर हो सकता है मेरे हाईवे पे गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए या पंचर हो जाए या फिर मेरी गाड़ी खराब हो जाए, तो उस हाईवे पे जाने के बाद मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कोई मेरे को समझाने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कंपनी को कॉल करूंगा कि भाई मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, तो उस केस में मुझे सपोर्ट करो, मुझे गाइड करो, ठीक है। तो वहां पर कंपनी आपको एक एग्जीक्यूटिव या रिप्रेजेंटेटिव अपना प्रोवाइड करेगी, वो आपकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल के जाएंगे जिससे कि आप आगे जा सको, या आपकी गाड़ी के अंदर पंचर हो गया तो आपका पंचर लगा देंगे, अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो टो करके उसको वर्कशॉप तक ले जाएंगे। तो आपके रोड पे कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको रोड साइड असिस्टेंस के थ्रू ये आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है या आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं रोड साइड असिस्टेंस। तो मेरे हिसाब से आरएसए का जो बेनिफिट है ऑलमोस्ट सभी लोगों को लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत नॉमिनल में 200 300 400 रुपए के प्राइस में आपको गाड़ी के साथ मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे की रिप्लेसमेंट। की रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए मेरी गाड़ी की चाबी खो जाती है, ठीक है, मैं कहीं पर घूमने गया, वहां पर मेरी गाड़ी की चाबी खो गई, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं कंपनी को बोलूंगा भाई मेरी गाड़ी की चाबी खो गई है, तो आप मेरी गाड़ी की नई चाबी बना के दो। तो अब देखो नई चाबी तो मतलब ये है कि नया सिस्टम प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो उस केस में क्या देखा जाता है, अगर मान लीजिए मेरी गाड़ी की चाबी खो गई, तो मैं अगर चाबी बनवाने जाऊंगा तो डुप्लीकेट होगी। अब डुप्लीकेट चाबी के थ्रू अगर मेरा चोरी का क्लेम आ जाता है तो नहीं मिलता, ठीक है। तो आप लोगों को भी पता है कंपनी की जब चोरी का क्लेम आता है तो उस केस में आपको दोनों ओरिजिनल चाबी कंपनी को डिपॉजिट करनी होती है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो इसी वजह से या इसी डर की वजह से कस्टमर अपनी गाड़ी की चाबी चेंज कराना चाहता है, की रिप्लेसमेंट का बेनिफिट लेना चाहता है, ठीक है। तो वो कंपनी के पास जाएगा, गाड़ी की चाबी चोरी हो गई, अब कंपनी को बोलेगा भाई मेरी गाड़ी की चाबी चोरी हो गई, तो कंपनी कहेगी ठीक है जी हम आपने की रिप्लेसमेंट लिया हुआ है, हम आपकी गाड़ी की चाबी चेंज कर देते हैं। तो गाड़ी के अंदर जितने भी दरवाजों के अंदर, स्टीयरिंग के अंदर, उसकी डिग्गी के अंदर जितने भी लॉक लगे हुए हैं, जितने भी ताले लगे हुए हैं, वो सारे लॉक निकालेगी और उसको नए तरीके से इंस्टॉल करेगी, उसकी नई मतलब कि पूरी 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 गाड़ी का जो सेट है, ठीक है, जो चाबियों का सेट होता है वो पूरा का पूरा आपको नया प्रोवाइड करेगी कंपनी की तरफ से। अब अगर मैं बात करूं नॉर्मल गाड़ी की, वैगनर की, स्विफ्ट की, डिजायर की, तो इस गाड़ी के अंदर की रिप्लेसमेंट का 20 से 25,000 30,000 तक का खर्चा हो जाता है। अब क्या कस्टमर चाबी खोने की वजह से इतना नुकसान सहेगा? नहीं सहेगा। तो उसको पता है अगर मैंने की रिप्लेसमेंट लिया है जिसका प्राइस 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए हो सकता है अलग अलग कंपनीज के अकॉर्डिंग, तो आपको उस 500 हजार के बदले अगर 25 30 हजार का बेनिफिट मिल रहा है तो की रिप्लेसमेंट का बेनिफिट ये होता है। तो कुछ पैसों से आप अपने रिस्क को कम कर सकते हो, इसी को हम बोलते हैं एड ऑन कवर्स, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे कंज्यूमेबल्स। अब कंज्यूमेबल्स का मतलब सिंपल है कि अगर मान लीजिए मेरी गाड़ी के अंदर कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई पार्ट खराब हो गया, मान के चलते हैं एग्जांपल, आपने देखा होगा शीशा, कई बार लोगों की गाड़ी का शीशा टूट जाता है। अब शीशा आपने देखा होगा रबड़ से टिका होता है, तो चारों तरफ गाड़ी के जो शीशे के चारों तरफ एक रबड़ लगी होती है। अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी का शीशा टूट गया है, कुछ भी है, तो आपको उस रबड़ का पर्टिकुलरली कवर नहीं मिलेगा अगर आपने कंज्यूमेबल नहीं लिया, क्योंकि कंज्यूमेबल का पार्ट्स होता है रबड़, ठीक है। कंज्यूमेबल पार्ट्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? रबड़ हो गया, ठीक है, नट बोल्ट हो गया, ग्रीस हो गई, ऑयल हो गया, इंजन ऑयल हो गया, ठीक है, या फिर आपकी जो गाड़ी का सीएनजी है, सीएन या सॉरी गाड़ी का जो एसी है, एसी के अंदर आपने देखा होगा गैसेज होती हैं, तो गैसेज अगर लीक हो जाती हैं तो वो भी आपका कंज्यूमेबल पार्ट्स के अंदर आता है। तो ऐसे पार्ट्स के जो ऐसी चीजों को हम यहाँ पर कंज्यूमेबल के अंदर कवर करते हैं। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो आपको ऑयल का, ग्रीस का, इन सब चीजों का पैसा नहीं मिलता। अगर आपने कंज्यूमेबल का बेनिफिट लिया हुआ है, एड ऑन लिया हुआ है, तो आपको इन चीजों का पैसा भी मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एड ऑन आपको अलग अलग चीजों को अलग अलग एड ऑन होता है, तो यहाँ पर कंज्यूमेबल के लिए इस तरीके से आप एड ऑन का बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर इंजन कवर की। अब इंजन कवर का मतलब होता है, देखो नॉर्मल केस में आपकी गाड़ी का इंजन कवर नहीं होता किसी भी कंपनी के अंदर, ठीक है। बट आपको मैं बताता हूँ कई बार क्या होता है, इंजन कवर हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए बारिश की वजह से कई बार आपने देखा होगा कुछ सबवेज होते हैं जो वहां पर पानी भर जाता है, ठीक है, जो बेसिकली सबवेज होते हैं वहां पर पानी भर जाता है और लोग गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं उस पानी के अंदर और गाड़ी के इंजन के अंदर पानी चला जाता है।
अब इंजन के अंदर पानी चला गया तो उस केस में आपका इंजन सीज हो सकता है, ठीक है, ब्लॉक हो सकता है। तो अगर आपका इंजन सीज हो जाता है तो कंपनी आपके इंजन को कवर नहीं करेगी नॉर्मल केस में। बट अगर आपने इंजन का कवर लिया हुआ है और इंजन कवर के बाद आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो जाता है तो उस केस में आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, इंजन का बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। सो इंजन कवर भी हमारे को एड ऑन बेनिफिट होता है। तो अगर किसी तरीके से हमारे इंजन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उस केस में हमारे को यहाँ पर उसका कवर मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर टायर कवर की। अब टायर कवर में दो तीन चीजें हैं आपको समझने वाली। पहली चीज, अगर मेरी गाड़ी का टायर चलते चलते घिस जाता है और मैं कंपनी को बोलूं चेंज कर दो, तो ऐसे केस में अगर मैंने एड ऑन लिया है या एड ऑन नहीं लिया तो दोनों केस में मेरी गाड़ी के टायर चेंज नहीं होंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर मेरी गाड़ी के टायर चलते चलते खराब हो जाते हैं, घिस जाते हैं, तो उस केस में दोनों ही केस में मेरे को कंपनी के जो जो टायर है वो कवर नहीं मिलेंगे। बट अगर मान लीजिए मेरी गाड़ी का जो एड ऑन है, मैंने टायर कवर का बेनिफिट लिया, एड ऑन ले लिया, अब एड ऑन लेने के बाद मेरी गाड़ी के टायर चोरी हो जाते हैं या चलते चलते गाड़ी के टायर फट जाते हैं, ठीक है। सो दोनों ही केस में मेरी गाड़ी के टायर जो है यहाँ पर कंपनी रिप्लेस करके देगी, नए टायर लगा के देगी, ठीक है। सो यहाँ पर एड ऑन लेने का बेनिफिट ये कि टायर चलते चलते फट जाता है तो उसका कवर मिल जाएगा, या फिर आपके जो टायर कवर है अगर चोरी हो जाता है तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सो आपको लगेगा ये छोटी छोटी चीजें हैं बट आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि क्लाइंट को समझाना है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे इनवॉइस कवर की। अब इनवॉइस कवर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इनवॉइस कवर को समझाने के लिए मैं आपको आईडीवी पे लेकर चलता हूँ। अब आईडीवी कैलकुलेशन हमने समझा था कि एक्स शोरूम प्राइस 10 लाख रुपए की मैंने गाड़ी खरीदी, बट 5 साल के बाद इस गाड़ी की वैल्यू हो गई लगभग 6,23,000। अब मान लीजिए मैं 5 साल के बाद अगर इस गाड़ी को रिन्यू कराऊंगा तो 6,23,000 मिलेंगे। लेकिन कस्टमर क्या चाहता है कि अगर 5 साल के बाद भी मेरी गाड़ी के अंदर चोरी हो जाती है या मेरी गाड़ी चोरी हो जाती है या आग लग जाती है या उसके ऊपर कोई पेड़ गिर जाता है, मेरी गाड़ी पूरी डैमेज हो जाती है या कुछ और चीज प्रॉब्लम हो जाती है, मेरी गाड़ी की वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है। तो किसी भी एक्सीडेंट के दौरान अगर मेरी गाड़ी की वैल्यू जीरो हो जाती है तो मेरे को ये 6 लाख नहीं चाहिए, मैंने जितने की गाड़ी परचेस करी थी वो अमाउंट चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए अमाउंट, उसके लिए एड ऑन कवर होता है जिसको हम बोलते हैं इनवॉइस कवर। मतलब कि चाहे कस्टमर ने 6,23,000 की इंश्योरेंस करा रखी है, उसके साथ उसने एक एड ऑन कवर लिया इनवॉइस कवर का और उसकी गाड़ी में आग लग जाती है या उसकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो कंपनी उसको 6 लाख रुपए नहीं देगी, कंपनी उसको 10 लाख रुपए देगी। क्यों? क्योंकि उसने इनवॉइस कवर लिया था, ठीक है। सो इनवॉइस कवर का मतलब ये होता है कि आपने जितने की शोरूम से परचेज करी थी उतना पैसा हम वापस देंगे आपको। तो इसके लिए कंपनी यहाँ पर आपसे 2,000, 4,000, 5,000 पे एक्स्ट्रा चार्ज करती है और उसके लिए आपको वहां पर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाता है, ठीक है। सो ये हमारा एक इनवॉइस कवर होता है, एक एड ऑन कवर होता है। तो आई होप आपको ये सारे एड ऑन कवर क्लियर हो गए होंगे। तो अभी तक जो भी मैंने आपको ये एड ऑन कवर बताए हैं, ये सारे एड ऑन कवर प्लस ऑन डैमेज वैल्यू के ऊपर आपको कमीशंस मिलता है और इसको हम ऑन डैमेज के अंदर लेकर आते हैं, ठीक है। अभी मैं ऑन डैमेज और थर्ड पार्टी भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कमीशन किस पे मिलता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं पीए ओनर ड्राइवर कवर पे, ड्राइवर कवर और पैसेंजर कवर। तो पैसेंजर, पीए ओनर ड्राइवर और ड्राइवर कवर को समझने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ड्राइवर कवर का मतलब है कि मैं अपनी गाड़ी के लिए एक ड्राइवर रखा हुआ है, ठीक है। उस ड्राइवर का अगर कोई भी मिसहैपनिंग डेथ हो जाती है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने अपनी गाड़ी के लिए एक ड्राइवर रखा हुआ है जो कि मेरी गाड़ी चलाता है, ठीक है। तो उस केस में अगर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और ड्राइवर की डेथ हो जाती है, मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उस केस में मेरे ड्राइवर को 1 लाख रुपए का बेनिफिट उसके नॉमिनी को मिल जाएगा, ठीक है। कंपनी उसके लिए 50 रुपए चार्ज करती है और ये पैसा कंपनी के पास नहीं रहता, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास चला जाता है, ये क्योंकि लाइबिलिटी पार्ट है, ठीक है। तो ये हमें कंपनी को आगे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ता है। तो ये ड्राइवर कवर के लिए हम 1 लाख रुपए का बेनिफिट दे सकते हैं जिसके लिए 50 रुपए हमें देने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैसेंजर कवर की। पैसेंजर कवर का मतलब है कि आपकी गाड़ी में कुछ और लोग भी बैठे होते हैं, अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में आपके पैसेंजर के जो नॉमिनी है या उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उन्होंने पैसेंजर कवर लिया है
तो हम उसको पूरी हर एक पर्सन को 1-1 लाख देते हैं, ठीक है। मतलब कि 50 रुपए पर पैसेंजर पर लाख बेनिफिट होता है। अगर मैं मान लीजिए 5 पैसेंजर का बेनिफिट ले रहा हूँ, अगर 5 पैसेंजर की गाड़ी है तो यहाँ पर आपको 1-1 लाख रुपए हर पांचों मेंबर के लिए मिलेगा। टोटल 5 लाख का बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। मतलब आपको इन द सेंस जिसके साथ ये मिसहैपनिंग हुई है, जिस पैसेंजर के साथ ये मिसहैपनिंग हुई है, उनके नॉमिनी को, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूंगा पीए ओनर ड्राइवर कवर की। पीए ओनर ड्राइवर कवर होता है पर्सनल एक्सीडेंटल ओनर ड्राइवर कवर। मतलब कि अगर मान लीजिए मैं अपनी गाड़ी को खुद चलाता हूँ और ओनर भी मैं ही हूँ और मैं खुद ही उसको ड्राइव करता हूँ और उस ड्राइविंग करते समय कोई एक्सीडेंटल मिसहैपनिंग हो जाती है, मतलब कि डेथ हो जाती है, तो उस केस में यहाँ पर 15 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है नॉमिनी को। और कंपनी उसके लिए चार्ज करती है 325, 350, 375 रुपए। तो डिपेंड, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है इसका प्रीमियम क्या रहेगा। बट यहाँ पर जो बेनिफिट है वो बेनिफिट है 15 लाख रुपए का, जो कि डेथ होने के बाद नॉमिनी को मिल जाता है, ठीक है। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पीए ओनर ड्राइवर का मतलब होता है मेरी गाड़ी है, मैं ही चला रहा हूं और मेरे साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उस केस में मेरी फैमिली को 15 लाख रुपए मिलेगा, जो भी नॉमिनी होगा, ठीक है। सो इसके लिए कंपनी पूरे साल का 325, 350, 375 चार्ज करती है, ठीक है। बट कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि यार इसके लिए हमें कितना पैसा देना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमने ऑलमोस्ट चीजें क्लियर कर ली हैं, एड ऑन कंप्लीट हो गए हमारे। तो जो जो एड ऑन्स होते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। इसके अलावा आपका यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं बचा, बट आपको बस एक चीज और चेक करनी होती है, पॉलिसी की एक्सपायरी डेट क्या है। और इसके अलावा आप जब कोटेशन निकालने जाओगे तो ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मान लीजिए फाइनल स्टेज पे हम पहुंच जाते हैं, कस्टमर ने बोला कि यार पेमेंट लिंक बना दीजिए। तो इससे पहले ना मैं आपको कुछ कैलकुलेशन बता देता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। या सो मैं आपको एक कैलकुलेशन समझा रहा हूँ कि हमारी कोई भी पॉलिसी है, चाहे वो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कोई भी पॉलिसी है, तो कैसे हम चेक करते हैं कि ऑन डैमेज कहां पर है, लायबिलिटी कहां पर है, और कौन कौन से जीएसटी वगैरह, टैक्सेस वगैरह कैसे देखा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने एक आईसीसी की एक समरी यहाँ पर ले ली, जिसको मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए आपको एक्सप्लेन कर सकूं। अब जब हम पॉलिसी करते हैं तो यहाँ पर हमारा लिखा होता है लेफ्ट हैंड साइड पे ऑन डैमेज, इसको सेक्शन ए बोला जाता है, और राइट हैंड साइड पे होता है लायबिलिटी पार्ट, जिसको हम सेक्शन बी बोलते हैं, ठीक है। सेक्शन ए का मतलब है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, सेक्शन ऑन डैमेज और थर्ड पार्टी को हम ऐड कर देते हैं तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बन जाती है, पैकेज पॉलिसी बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर लायबिलिटी बोलो या फिर थर्ड पार्टी बोलो, बात एक ही है, ठीक है। अब मैं ऑन डैमेज की बात कर रहा हूँ कि भाई मैं अपनी गाड़ी का नुकसान अगर होता है तो कौन कौन से बेनिफिट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर बेसिक प्रीमियम, कंपनी कह रही है आपको 14,100 रुपए पे करने हैं। अब मैं आईडीवी वगैरह यहाँ पर कुछ नहीं समझा रहा हूँ आपको, बस कैलकुलेशन समझा रहा हूँ। इसके साथ में अगर मैं जीरो डेप्रिसिएशन बेनिफिट लेता हूँ, जिसके अंदर क्या था, जीरो डेप्रिसिएशन का मतलब था अगर मैं ये बेनिफिट ले रहा हूँ तो इसके लिए मेरे को अगर कोई भी पार्ट खराब हो जाता है, टूट जाता है, तो मैं कंपनी से 100% क्लेम ले सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैं जीरो डेप्रिसिएशन के लिए अब मैं एड ऑन लेना चाहता हूँ, कंपनी मेरे से 4,377 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है, ठीक है, एक्स्ट्रा ले रही है। अब मैं कंज्यूमेबल ले रहा हूँ, कंज्यूमेबल के लिए मेरे को 1,042 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं रोड साइड असिस्टेंस ले रहा हूँ, आरएसए जिसको हम बोलते हैं, तो इसके लिए 199 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, 199 एक्स्ट्रा देने हैं। तो जो मेरा टोटल ऑन डैमेज का प्रीमियम बन जाता है वो हो जाता है 19,728 रुपए, ठीक है। इसके अलावा मेरी गाड़ी में एक एंटी थेफ्ट डिवाइस लगा हुआ है, जिसका मेरे को डिस्काउंट मिलता है, तो ये मेरे को एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट बेनिफिट मिल गया 348 रुपए का, ठीक है। सो अब मेरा जो फाइनल प्रीमियम बनता है एड ऑन का, ओडी का, सॉरी, और ओडी का जो मेरा फाइनल प्रीमियम बनता है वो बनता है 19,380 रुपए। सो फ्रेंड्स, जो ये 19,380 रुपए है, आपको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी पे इसी पे कमीशन आएगा। मैंने क्या बोला, मैं दोबारा बोल देता हूं। अगर यहाँ पर आपका ऑन डैमेज, फाइनल ऑन डैमेज प्रीमियम सबसे नीचे लिखा हुआ है 19,380 रुपए, आपको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी पे इसी अमाउंट पे कमीशन आएगा, आपको लायबिलिटी वाले पार्ट पे कमीशन नहीं आएगा, क्योंकि लायबिलिटी मतलब कि थर्ड पार्टी, वो भी एक गवर्नमेंट फीस है। यहाँ पर भी हम लायबिलिटी दे रहे हैं पेड ड्राइवर को, वो भी एक गवर्नमेंट फीस है। इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंटल, अगर मैं ओनर ड्राइवर की बात करूं तो भी एक गवर्नमेंट फीस है। अगर पैसेंजर की बात करूं, अननेम्ड पैसेंजर की बात करूं, वो भी लायबिलिटी फीस है। प्लस यहाँ पर जो जीएसटी है, इवन वो भी गवर्नमेंट का है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये कंपनी के लिए एक लायबिलिटी है, ठीक है। आप अगर लायबिलिटी के बारे में थोड़ा जानते हो तो आपको पता होगा
कि लायबिलिटी का मतलब होता है कि ये पैसा कंपनी के पास नहीं रहेगा, कंपनी की जेब में नहीं रहेगा, ये कंपनी को आगे फॉरवर्ड करना है, आगे ट्रांसफर करना है, ठीक है। सो ये कंपनी का लायबिलिटी पार्ट है, ये कंपनी का ऑन डैमेज है। जो कंपनी की जेब में पैसा जा रहा है वो जा रहा है एक्चुअल में 19,380। तो इस कंपनी, जिस कंपनी के पास जो पैसा जा रहा है, इसके ऊपर आपको कमीशन मिलता है, ठीक है। तो कुछ लोगों के डाउट्स आते हैं कि सर कमीशन मेरे को गाड़ी पे ऑन डैमेज पे मिलेगा, थर्ड पार्टी पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि जो ऑन डैमेज का पार्ट है उसमें सबसे नीचे अगर आपका टोटल ऑन डैमेज अमाउंट है, इस पे आपको कमीशन मिलेगा। लायबिलिटी वाले पार्ट पे आप किसी भी कंपनी में किसी भी जगह पता कर लीजिए, कहीं भी कमीशन नहीं मिलता, ठीक है। क्योंकि ये गवर्नमेंट फीस है थर्ड पार्टी की रेट पे, प्लस ऑन डैमेज यहाँ पर, सॉरी पेड ड्राइवर के केस में, अनपेड यहाँ पर आपका पैसेंजर के केस में, प्लस जीएसटी पे तो कमीशन मिलता ही नहीं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि लायबिलिटी के अंदर आपका थर्ड पार्टी प्रीमियम आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर पेड ड्राइवर की मैं बात कर रहा था, 50 रुपीज हमने यहाँ पर चार्ज किया। अगर यहाँ पर पीए ओनर ड्राइवर की बात करें, ठीक है, जिसमें 15 लाख रुपए का बेनिफिट था, 325 रुपए चार्ज किए। यहाँ पर मैंने बताया था 5 पैसेंजर है तो हर एक को 1-1 लाख का बेनिफिट है, 5 पैसेंजर का 250 रुपए हो जाता है, एक पैसेंजर का 50 रुपए था। तो ये सारा टोटल करने के बाद हमारा हो जाता है 8515, ठीक है। अब मैंने इस वाले अमाउंट को सेक्शन ए को और सेक्शन बी को यहाँ पर ऐड कर लिया, ये हो जाता है 27,895 रुपए। अब मेरे को 18% का जीएसटी देना है, 5,021 रुपए। तो अब मैं अगर 27,000 और 5,000 को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 32,916। कस्टमर ने फाइनल प्रीमियम दिया 32,916 रुपए। तो ये हमारा हमारा हो गया एक्चुअल में पॉलिसी का कैलकुलेशन। अब चाहे वो टू व्हीलर की है, थ्री व्हीलर की है, फोर व्हीलर की है, ट्रक की है, बस की है, ट्रैक्टर की है, किसी की भी पॉलिसी है, आपकी कैलकुलेशन सेम इसी तरीके से होती है सभी कंपनीज में, सभी तरीके से, ठीक है। ये हमारा है फंडामेंटल, क्योंकि हम फंडामेंटल सीखेंगे तभी हमें आगे की चीजें समझ आएंगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम सारी चीजों को यहाँ पर समझते हैं, कैलकुलेशन को समझते हैं। अब मान लीजिए फाइनली मैंने कस्टमर को एचडीएफसी का, आईसीआईसी का पेमेंट लिंक के लिए कस्टमर ने बोला मेरे को पेमेंट करना है, मेरे को एचडीएफसी की पॉलिसी करानी है, ठीक है। अब कस्टमर से कौन कौन सी डिटेल्स की जरूरत है, कौन कौन से चीजों की जरूरत है जिससे कि मैं पेमेंट लिंक बनवा पाऊं। तो सबसे पहले तो आपने आरसी पॉलिसी ले लिया था, क्लेम स्टेटस ले लिया था। अब आपको कस्टमर से क्या लेना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ओनर की डेट ऑफ बर्थ मतलब कि जिसके नाम से गाड़ी है उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके नॉमिनी का नाम, रिलेशन और एज, उनकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। सो अगर हम कस्टमर से ये डिटेल ले लेते हैं और साथ में हम पूछेंगे कस्टमर से कि भाई आपने करंट ईयर में क्लेम लिया है या नहीं लिया, तो हम ये दोबारा से एक बार रिकन्फर्म करेंगे। अगर कस्टमर से कोई गलती होती है तो वो दोबारा से एक बार चेक कर सके, ठीक है। सो ये सारी डिटेल्स लेने के बाद हम पोर्टल के ऊपर पॉलिसी का पेमेंट लिंक बनाएंगे, एंड पेमेंट लिंक बनाने के बाद हम पॉलिसी का पेमेंट कराएंगे। पेमेंट करा के हमारी पॉलिसी विद इन 10 to 15 मिनट्स के अंदर इश्यू हो जाती है। 10 से 15 मिनट में हमारी पॉलिसी इश्यू हो जाती है और कभी कभी तो इमीडिएटली शुरू एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इतना ही था हमारा आज के सेशन में। मतलब आपने जो पूरा मोटर इंश्योरेंस का फंडामेंटल था वो कंप्लीट कर लिया, सीख लिया, ठीक है। सो आई होप आपको काफी हद तक सारी चीजें समझ आ गई होंगी। बट हो सकता है, देखो पहली बार आपने चीजें समझी है, पहली बार आपने इन सब चीजों के बारे में जाना है, तो हो सकता है कुछ चीजें आपके अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है, कुछ क्वेरी हो, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप एक एक करके अपना हैंड रेस कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, चीजों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। सो आपको मैं एक एक करके यहाँ पर आंसर करूंगा, जिससे कि आप यहाँ पर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। यस, सो कमल, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए कमल। सर मैंने मोटर इंश्योरेंस का तो देख लिया, मुझे समझ में आ गया, लेकिन कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें हमें सब कुछ पता चल जाए वहां जाके, वेबसाइट पे? किस तरीके की चीज जानना चाहते हो? तो जैसे वेबसाइट हो कोई, वहां पे जाके हमने जैसे भी वीडियो सेशन में देख ली वीडियो, ठीक और है, ज्यादा जानना चाहते हो तो कोई वेबसाइट है जहाँ पे जान सके देखो उसके मेरी बारे में? मेरी इंश्योरेंस, एक सेकंड में भेज देता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। हाँ जी। कमल, मैंने ना अभी लिंक शेयर करा है, ठीक है, जो कि हमारी इंटरनल ट्रेनिंग पर्पस के लिए वेबसाइट बनी है इंश्योरेंस देखो की, जो कि मैंने आप लोगों के लिए
आप लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए बनाई हुई है। आप इस वाली वेबसाइट को रेफर कर सकते हो, वहां पर आप जाके चीजों को सीख सकते हो। ठीक है, ओके सर, थैंक्स फॉर दिस। ओके, थैंक यू कमल, थैंक यू। यस राजू, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। राजू, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। आई थिंक राजू, हेलो। हाँ जी बोलिए, हेलो, बोलिए गुड बोलिए। इवनिंग सर। एक्चुअली मुझे ये मालूम करना था, इसमें जो आपने बताया टायर कवर का, हम्म जो उसमें जो ब्लास्ट होने का बताया आपने, जो हम्म अगर घिसता है रोड पे टायर, तो वो कवर्ड हम्म। होगा उसमें टायर कवर में? नहीं नहीं, टायर कवर में देखो, अगर आपने एड ऑन लिया है नहीं लिया उससे मतलब नहीं है, क्योंकि देखो अच्छा। गाड़ी चलेगी, टायर घिसेगा, वो कंपनी को भी पता है। ठीक है, ओके दोनों केस में टायर का घिसने का कवर तो करेगी नहीं। ठीक है, ओके ओके। अगर टायर ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है, या टायर चोरी हो जाते हैं और आपने एड ऑन लिया हुआ है, तो आपको ओके उसका मिल जाएगा। ठीक है। और इसमें ये चीज मालूम करना था, जो एनबीसी था, एनसीबी था, एनसीबी। उसमें जो रिड्यूस जो होगा हम्म आगे तक, जैसे 10%, 10 मतलब 20% तक हो हम्म रहा है वो एनसीबी में, 2025 हो रहा है नेक्स्ट ईयर। तो हम्म उसमें जो क्लेम मिलेगा, जो जो उसने सिनेरियो दिए हुए हैं, सिनेरियो वन में तो कंटिन्यू बढ़ता रहेगा, 5% इंक्रीज हो जाएगा। इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो प्लीज? मैं आपको एनसीबी एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जांपल के लिए। देखो मैं आपको समझाता हूँ सीधे तरीके से। आपने मान लीजिए आज गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए 10,000 रुपये पे किए, ठीक है, नई गाड़ी परचेज करी थी। अब आपने बिल्कुल। क्लेम नहीं लिया, ठीक है, तो जब जी जी। क्लेम नहीं लिया तो कंपनी कह रही है हम आपको अगले साल डिस्काउंट दे देंगे, जिसको हम एनसीबी बोनस बोल रहे हैं। अब मैं अगले जी साल, जी, मैं मुझे मुझे आ गया वो जो पॉइंट था ना, मेरा जो पॉइंट था इसमें एनसीबी में, वो पॉइंट हाँ मुझे आ गया है। मुझे ये पूछना था बस इसमें के लिए खाली, जो हम्म अगर मतलब जैसे सपोज दैट मैंने 10 लाख की गाड़ी ली है, ठीक है, हम्म हम्म फर्स्ट ईयर मैंने क्लेम नहीं लिया, उसमें 20% आया, मुझे मेरा को आपका डिस्काउंट मिल गया। नेक्स्ट प्रीमियम, प्रीमियम के ऊपर, प्रीमियम के ऊपर। प्रीमियम के ऊपर जो 10,000 में पेड कर रहा था, प्रीमियम फर्स्ट ईयर पेड कर रहा था, तो अब मेरे मेरा को 8,000 8,000, का, जी, हाँ 8,000 रुपये का, मतलब 2,000 का आपको डिस्काउंट मिल गया हमें। डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, वो अगली बार डिस्काउंट मुझे किस पे मिलेगा, मतलब जी? हेलो। प्रीमियम के ऊपर, प्रीमियम के ऊपर मिल रहा है। जो प्रीमियम के ऊपर होगा, जो उसमें 10% लेस भी तो हो रही है वैल्यू, आप समझ रहे हो? वो तो वैल्यू लेस हो एवरी रही है ईयर ना। 10% लेस भी हो रही है ना वैल्यू देखो उसकी? मैं आपकी बात समझ गया, वो वैल्यू लेस हो रही जी है, लेकिन अगर आपने जी देखा, मैंने देखो अभी आपको ये कैलकुलेशन समझाया। अब यहाँ पर अगर इस केस जी करूं, आपको अगर स्क्रीन दिख रही है, तो यहाँ पर ऑन डैमेज का जी कितना लिखा है, 14,110। ठीक है, तो कंपनी कह रही है जी हम सर। 14,110 के ऊपर, अगर मान लो आपको इस बार 25% का डिस्काउंट मिलना था, तो हम आपको बिल्कुल। 110 के ऊपर 25% का डिस्काउंट दे देंगे। एड ऑन के ऊपर डिस्काउंट नहीं मिलता, ये ध्यान रखना। बेसिक ऑन डैमेज ओके ओके। होता है। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू राजू। ओके, यस रविंद्र जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए। आपने क्वेश्चन भी लिखा है, जीरो डेप पॉलिसी ईयर हम हर साल दे सकते हैं क्या। देखिए मैं बता देता हूँ, अगर जीरो डेप्रिसिएशन की बात करें, तो जब हम नई गाड़ी परचेज करते हैं तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि ज्यादातर कंपनी 5 साल तक जीरो डेप्रिसिएशन देती है, मतलब कि 100% पार्ट्स का आप क्लेम ले सकते हो 5 साल तक। बट अगर आप कुछ और कंपनी की बात करो, जैसे कि इफ्को टोक्यो हो गया, एडलवाइज हो गया, डिजिट हो गया, ठीक है, ऐसी कंपनियां जो कि आपको 7 साल तक या 10 साल तक भी जीरो डेप्रिसिएशन दे देती है, अगर अगर आपने क्लेम नहीं लिया। ठीक है, अगर आप क्लेम नहीं ले रहे हो और कंपनी से उसका डिस्काउंट लेना चाहते हो, तो कुछ कंपनी आपको 7 साल तक या 10 साल तक भी जीरो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट दे देती है। ठीक है, सो ये हमें ध्यान रखना है, नॉर्मली 5 साल होता है, बट कुछ कंपनियां 7 साल या 10 साल तक भी जीरो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट देती है। ठीक है, रविंदर जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। रविंदर जी, आवाज आ रही है?
चलिए कोई नहीं, रविंदर जी आपका कोई क्वेरी है तो एक बार व्हाट्सएप सॉरी चैट पे डाल दीजिएगा, तो आपका क्वेरी मैं आपका एंटरटेन कर लूंगा, शायद आपका कोई वॉइस इशू है। थैंक यू सो मच। ओके यस अभिजीत, अभिजीत दास मैं आपको यहाँ पर अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए। गुड इवनिंग सर। हाँ जी गुड इवनिंग। एक्चुअली इंश्योरेंस का दो पार्ट देखा, एक ओन डैमेज और एक थर्ड पार्टी। ठीक है। तो थर्ड पार्टी के ऊपर कोई कमीशन नहीं मिलता है, ऑन डैमेज के ऊपर मिलता है जो आपने बताया सर। ठीक है। तो कोई अगर थर्ड पार्टी करना चाहे, एक्चुअली पुलिस से बचने के लिए एक थर्ड पार्टी कर लेते हैं, पुराना गाड़ी है, तो थर्ड पार्टी कराने से तो फायदा होगा, ये थोड़ा समझा दीजिए। और एक चीज है कंज्यूमेबल बोल के एक वर्ड थोड़ा सा हम मिस कर गए, वो अगर दोबारा बोल देंगे तो सर क्लियर हो जाएगा। मैं बता देता हूँ। देखो आपका क्वेश्चन है कि Thank you. कोई कस्टमर है जो कि आपका फर्स्ट पार्टी नहीं कराना चाहता, पैकेज पॉलिसी नहीं कराना चाहता, वो चाहता है कि मैं अपनी सिर्फ थर्ड पार्टी करा लूं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो कुछ कंपनियां ऐसी हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी मैंने बताया गवर्नमेंट फीस होती है, ठीक है, तो कुछ कंपनियां ऐसी हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए वो आपको थर्ड पार्टी पे कमीशन देती हैं। अब वो 5% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है। तो जब आपको, और 0 भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी है कि आपने थर्ड पार्टी किया किसी कंपनी में, आपको उसका 0% कमीशन मिल रहा है, मतलब नहीं मिल रहा, ठीक है। सो ऐसा भी होता है, बट हमारे पोर्टल पे जब आप करोगे तो 3-4 कंपनियां, 5 कंपनियां आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें आपको 5%, 2% से लेके 15% तक कमीशन मिल जाएगा, ठीक है, थर्ड पार्टी पे। तो आप कस्टमर से उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर थर्ड पार्टी की पॉलिसी कीजिए, अगर आपको ज्यादा कमीशन मिल रहा है, अच्छा कमीशन मिल रहा है, आप उसकी पॉलिसी कीजिए, आपको कमीशन आ जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर मार्केट में 20 कंपनियां हैं तो आपको 5-6 कंपनियों में कमीशन मिल जाएगा, बाकी कंपनियों में कमीशन नहीं मिलता, ठीक है। तो जो मैं आपको पेमेंट ग्रिड समझाऊंगा, पे आउट कमीशन समझाऊंगा, उसके अंदर समझाऊंगा कि इस कंपनी के अंदर कमीशन आता है, इसके अंदर कमीशन नहीं आता, ठीक है। सो वहां पर आपको समझ आ जाएगा, उसके बाद आप कस्टमर को पॉलिसी कर सकते हो। दूसरा आपका क्वेश्चन था कंज्यूमेबल के बारे में। कंज्यूमेबल का मतलब होता है जब आप मान लीजिए कोई भी, अगर मान लीजिए गाड़ी के अंदर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी दिक्कत हो जाती है, तो आपने देखा होगा कि हम क्लेम लेते हैं कंपनी से, तो उसमें नट बोल्ट का, ग्रीस का, इंजन ऑयल का, और कोई भी ऐसा पार्ट, जैसे कि एसी की गैस है और वो गैस लीक हो जाती है, उसका पाइप टूट जाता है एक्सीडेंट के दौरान, तो वो गैस लीक हो गई, तो वो सारी चीजें हमारे कंज्यूमेबल के अंदर आती है। अगर मैंने ये एड ऑन लिया है कंज्यूमेबल का, तो मेरे को इन सब चीजों का पैसा नहीं देना पड़ेगा। नट बोल्ट, ग्रीस, इंजन ऑयल, रबड़ के पार्ट्स, या फिर कोई भी लुब्रिकेंट्स वगैरह हो गया, इंजन ऑयल वगैरह ही हो गया, इन सब का पैसा मुझे मिल जाएगा अगर मैंने कंज्यूमेबल ले रखा है, ठीक है। सो ये दो चीजें होती है कंज्यूमेबल की, और मैंने आपको बताया साथ में थर्ड पार्टी के कमीशन की, राइट। अभिजीत कंफर्म? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आपके अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप एक एक करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं तो यही इमेजिन करूंगा कि आपको सारा कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। बट फिर भी मैं मानूंगा कि आपको हो सकता है कोई डाउट हो, कोई सेशन में आपको कोई प्रॉब्लम हो, अगर आप दोबारा से इस वीडियो को, दोबारा से इस सेशन को लेना चाहते हैं, तो मैं इसको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल के आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप आज का वेबिनार दोबारा से एक बार ले सकते हो। आपका कोई भी डाउट है तो आप समझ सकते हो, चीजों को दोबारा से सीख सकते हो, राइट। सो अगेन आधे से 1 घंटे के बाद कल वाला सेशन में नहीं शेयर कर पाया था ड्यू टू सम प्रॉब्लम, ठीक है, बट आज कल वाले सेशन की वीडियो और आज वाले सेशन की वीडियो मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर दूंगा। अगर आपको कल वाला सेशन या आज वाला सेशन दोबारा से अटेंड करना है तो आप दोबारा से जाकर देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगले 1 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको आज का सेशन और कल के सेशन की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आपको रहता है, तो आप डायरेक्टली मेरे को कॉल या मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको कोई भी आपकी क्वेरी को आंसर करने में ऑलवेज हैप्पी रहता हूँ, ऑलवेज रेडी रहता हूँ चीजों को, ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप स्टार्ट कीजिए चीजों को, यहाँ पर सीखना शुरू कीजिए। और मैं बोलूंगा अभी कस्टमर पे फोकस ना करके लर्निंग पे फोकस कीजिए। लर्निंग हो जाएगी तो अर्निंग अपने आप आ जाएगी, राइट। सो फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइम लगेगा चीजों को सीखने के लिए, समझने के लिए। अब आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे, कमीशंस कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, बट 2-3 दिन का सेशन और है। आप एक बार 3 दिन का सेशन कंप्लीट कर लीजिए, तो आपके मैक्सिमम जो डाउट्स हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आपको कैसे क्लाइंट ढूंढना है,
क्या समझाना है, कैसे बात करनी है, वो सब चीजें हम यहाँ पर सेशन में एक एक करके सीखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से हम अगले 2-3 दिन का सेशन और है, इसको कंप्लीट करेंगे, चीजों को समझेंगे और देन इस चीजों को अप्लाई करना शुरू करेंगे, तो आपकी अर्निंग भी आनी शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप मिलेंगे कल के सेशन में। थैंक यू। ओके।